हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर एग्जाम्स के जो पेपर 2 है हिस्ट्री का जो दूसरा पेपर है उसके लिए मास्टर वीडियो लेकर आ चुके हैं और उसी का पहला भाग है। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरी की पूरी जो है हिस्ट्री को कवर करना बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों, इसलिए मैंने इसका पार्ट मतलब 2 पार्टों में इसको विभाजित कर दिया है। पहले पार्ट ये चल रहा है जिसमें ये जो प्रमुख टॉपिक है ये आप देख रहे हैं इंडेक्स, और दूसरा वीडियो है जो दूसरा पार्ट है वो जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट के अंदर पूरी की पूरी हिस्ट्री विश्व का इतिहास समझा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में अंदर और पॉइंट्स के माध्यम से, ताकि एग्जाम में आप अगर कम भी पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाएं। और मेरी गारंटी है 50 नंबर का आपको करना है तो 50 में से आप 30 नंबर तो आराम से लेकर आ ही जाएंगे अगर ये वीडियो देख लेते हैं और सीरीज नहीं भी पढ़ते हैं तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को गौर से देखिएगा दोस्तों। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो ये मैं पीडीएफ लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों। सीरीज से बहुत ही कई 100 गुना ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि सीरीज अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता है याद नहीं रहता है, और सीरीज में केवल प्रश्न उत्तर हम छोटे वाले प्रश्न पढ़ लेते हैं वो याद रहते हैं, बाकी निम्नात्मक प्रश्न कोई नहीं पढ़ता, ना लघुत्तरात्मक वाले प्रश्न पढ़ते हैं। तो इसलिए दोस्तों अब आपको एक काम करना है, जो ये पीडीएफ है मैं आपको जहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ आपको खरीद लेनी है, बाय कर लेनी है। अब कहाँ से बाय कर लेनी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया दोस्तों मैंने। आपको प्लीज़ सपोर्ट करना पड़ेगा, इस बार मुझे मास्टर वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है। तो इस जो पीडीएफ को मैं आपको बताने वाला हूँ अभी आप देखेंगे तो खुद आप पढ़ के वास्तव में दीवाने हो जाएंगे इस पीडीएफ के। तो मात्र 21 रुपये में मैंने ये पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड की है दोस्तों। अभी देखिए कि आपको कंजूसी करनी नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर का एग्जाम है फाइनल, पता नहीं इसके बाद हो सकता है आपकी जॉब लग जाए या फिर आप कहाँ कहीं चले जाए। तो इसलिए 35 रुपये में तो आपको सीरीज़ भी आ जाती है और मैं मात्र 21 रुपये ले रहा हूँ। और जो अब इससे बाद के बाद जो भी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो फ्री रहने वाली है। ठीक है, और वो तभी प्रोवाइड होगी जब आप ये मतलब इस पीडीएफ को परचेज कर लेते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप पेमेंट करके बाय कर लेना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा पीडीएफ्स और मास्टर वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज के जो वीडियो है दोस्तों उसमें मैं निम्नलिखित टॉपिक जो है वो आपको देखिए मतलब कवर करवाने वाला हूँ। देखिए, एक तो यूरोप में पुनर्जागरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रश्न इसका बहुत ज़्यादा बनता है हर साल। और एक धर्म सुधार आंदोलन और या प्रबोधन युग अपने सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं कवर करेंगे, फालतू की चीज़ें हम क्यों पढ़े। और उसके बाद औद्योगिक क्रांति भी अपने सिलेबस में, और ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद इसको भी हम पढ़ने वाले हैं, और दोनों विश्व युद्ध। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम इतने ही टॉपिक करने वाले हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक है जो फ्रांसीसी क्रांति, इटली के वार, बहुत सारी क्रांतियाँ हैं, रूसी क्रांति है, तो वो हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है अभी जो दूसरे पार्ट में हम करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, एग्जाम से पहले पहले मैं आपको दोनों मास्टर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अब देखिए वो पीडीएफ यानी कि वो नोट्स मेरे पास आ चुके हैं, और ये वो नोट्स है जिसमें कि आपको मैं हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ, और इस मास्टर वीडियो में मैं इसी को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, मगर इतने शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझा रखा है नोट्स के माध्यम से कि आप एक बार अपनी आँखों के जो है इसको नज़र भी उतारेंगे, मान लीजिए एक बार नज़र के नीचे से निकालेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। मैंने सीरीज़ की तरह ऐसा नहीं कि पूरी पूरी रामायण लिख दी है, मगर इसमें क्या है कि आपको शॉर्ट नोट्स आपको दे रखे हैं। तो मात्र और मात्र दोस्तों 21 रुपये इसकी फीस रखी गई है, तो प्लीज़ परचेज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे सपोर्ट करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है पुनर्जागरण का। तो पुनर्जागरण का अभी हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि इसका अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, पुनर्जागरण के कारण क्या है और इसके प्रभाव क्या हुए। ठीक है, मेनली और भी इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले होंगे एग्जाम में वो भी हम बीच बीच में कवर करते रहेंगे। तो ये मैप है वर्ल्ड का। अब पुनर्जागरण जो है वो उसकी शुरुआत दोस्तों इटली से हुई थी। ये इटली का मैप है, यहाँ पे यूरोप का ये एक देश है इटली, और यहाँ पे इंग्लैंड है, देखिए ये सारा इंग्लैंड वाला है, और यहाँ पे जर्मनी, ये फ्रांस, और ये रोमानिया है, यूक्रेन, पोलैंड। ठीक है, तो ये देश तो नक्शा है विश्व का। तो इटली जो है यहाँ से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। तो ये मैप आप देख सकते हैं, और इसी के पास में एक देश था जिसका नाम था, यहाँ पे देखिए ग्रीस कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा, जो पहले यूनान, अभी जैसे वो प्लूटो, अरस्तु वगैरह जो थे वो यहीं से इसी देश से थे, जो ग्रीस है यहाँ अभी उसको पहले यूनान कहते थे। ठीक है, और यूनान के पास में क्या है, इटली है, तो यहीं से सारी पुनर्जागरण वगैरह की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो ये फिर से प्राचीन सभ्यताओं का मैप है, इसको आप देख लेना पीडीएफ डाउनलोड करके। और ये विश्व इतिहास को भी 3 भागों में बांटते हैं हम, जैसे भारत के इतिहास को बांटते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पुनर्जागरण का अर्थ। तो दोस्तों पुनर्जागरण का अर्थ मतलब ये होता है कि जो 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक मतलब जो भी मानव के विकास के अंदर जो मानव केंद्रित प्रवृत्तियाँ से युक्त बौद्धिक आंदोलन को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। यानी कि मतलब ये होता है कि इससे पहले क्या हुआ था कि 14वीं शताब्दी, मान लीजिए यहाँ पे टाइम दे रखा है 14वीं शताब्दी, तो 14वीं शताब्दी से पहले पहले क्या था कि
लोग जो है वो धार्मिक कार्यों में ही ज़्यादा ध्यान देते थे और धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे क्योंकि वो अंधकार में जीवन जी रहे थे और वो वैसे भी अनपढ़ वगैरह थे, उनको इतनी सोचने क्षमता की मतलब क्षमता भी नहीं थी। तो सारे के सारे जो चर्च वगैरह होते थे, यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं, तो चर्च वगैरह होते थे वो सारे के सारे राज्य को कंट्रोल करते थे और वो जो कह देते थे वही कानून होता था, क्योंकि वो ऐसा बोल देते थे। जो पोप वगैरह होते थे वो कह देते कि ऐसा किताब में लिखा है, धर्म में लिखा है और मेरा ईश्वर से जो है डायरेक्ट वास्ता है, तो वो जो कहते हैं वही सच है। तो इस प्रकार जो लोग हैं तभी वो उनकी बातें सच मान लेते थे। लेकिन बाद बाद जब जब पुनर्जागरण का युग आया, यानी कि 14वीं शताब्दी के बाद में क्या हुआ, लोगों ने सोचना चालू कर दिया, लोगों ने तर्क शक्ति पर आधारित कुछ चीज़ें ऐसा ध्यान करना चालू कर दिया और लॉजिकल थिंकिंग उनकी विकसित होने लगी। तो इसी प्रकार इसी युग को क्या कहते हैं, हम पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण का मतलब होता है पुण्य जागना। पहले वो सोए हुए थे, सोए हुए वैसे तो नहीं थे मगर वो अपनी आप मान सकते हैं कि चेतना से सोए हुए थे, लेकिन बाद में उनके चेतना का विकास हुआ। अब ये इसी को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। उसके बाद एक मानवतावाद आता है। मानवतावाद क्या होता है, तो अभी मैं इसी में बता देता हूँ मानवतावाद क्या होता है। मानवतावाद का मतलब होता है कि मानव पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि मानव के भले के लिए सोचना। अब जैसे कि पहले क्या हुआ था इस पुनर्जागरण के पहले क्या होता था दोस्तों, कि सभी जो ध्यान है जो वो होता था ईश्वर पर, मतलब पोप वगैरह या चर्च वगैरह या जनता भी यही मानती थी कि ईश्वर ही सब कुछ होता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ईश्वर परलोक होता है, वहाँ पे स्वर्ग होता है, नर्क होता है, ऐसी बातें प्रचलित थी। मगर बाद के अंदर जब पुनर्जागरण का युग हुआ तो उसमें मानवतावाद का उदय हुआ। मानवतावाद का मतलब ये हुआ कि उसमें मानव को महत्व दिया जाने लगा कि भाई मानव को भी अधिकार होते हैं, वो भी जी सकता है, उसकी भी चेतना होती है, वो भी सोच सकता है, उसको भी स्वतंत्रता देनी चाहिए। ठीक है, उस प्रकार की उसी को क्या कहते हैं कि मानवतावाद कहा जाता है। उसके बाद कुछ ये शब्द है इंग्लिश में, आप इसको डाउनलोड करके परचेज करके फिर पढ़िएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद पुनर्जागरण की प्रकृति, यानी कि क्या कारण होते हैं इस ये पुनर्जागरण कैसा था। तो देखिए सबसे पहले इसका प्रकृति में ये देखिए कि प्राचीन यूनान और रोम की सभ्यताओं से प्रभावित। अभी मैंने आपको मैप दिखाया यूनान और रोम, जो इटली में वो वहाँ पे था, ग्रीस में, ठीक है। तो उसकी सभ्यताओं से प्रभावित होता था ये पुनर्जागरण। वहाँ पे भी पहले ऐसे ही पुनर्जागरण हुआ था, तो उससे प्रेरित होकर ये पुनर्जागरण चला। दूसरी इसकी विशेषता है कि प्रगतिशील का मतलब यह है कि इसने मानव के जो विकास है उस पर जोर दिया, और जो मानव के चिंतन बौद्धिक ऐसे सारा जो भी विकास है उस पर जोर दिया गया। और इसके आप चाहे तो इसकी जो पूरी एक्सप्लेनेशन है आगे मैंने शॉर्ट नोट्स में दे रखी है, अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। परचेज करने के बाद सारी छूट आपको दे रखी है। फिर तीसरी विशेषता है जीवन के सभी पहलुओं से को प्रभावित करता था। अब सभी पहलुओं का मतलब है कला भी प्रभावित होती थी, साहित्य, इस सब में इनका विकास हुआ। पहले इनका विकास नहीं हुआ था कला और साहित्य का, लेकिन इस पुनर्जागरण काल के अंदर इनका विकास होना चालू हो गया। अब कौन कौन सा विकास हुआ इनके अंदर वो अब आगे देखने वाले हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। फिर चौथी जो प्रकृति है कि धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष का मतलब पहले तो ईसाई धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था उस इटली वगैरह रोम वगैरह में। तो उसके बाद क्या, धर्मनिरपेक्ष, लोगों को पता चलने लगा कि भाई धर्मनिरपेक्षता भी कोई चीज़ होती है, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की जो है भावना लोगों में केंद्रित हुई। और उसके बाद है जो इसकी प्रकृति है पांचवी है वो शहरी का मतलब है कि ये शहर पर ज़्यादा आधारित था, क्योंकि जो पुनर्जागरण है वो शहरों में स्टार्ट हुआ था। इटली एक शहर था, रोम एक शहर था, तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। तो ये एक शहरी आंदोलन था, ठीक है। फिर छठा इसका है कि मानवतावादी विचार। मानवतावादी विचार मैंने आपको बता दिया कि भाई मानव है, उस पर हक होना चाहिए, वो भी स्वतंत्र है और वो भी मतलब जीने का अधिकार रखता है। तो इस प्रकार ये मानवतावादी था। और उसके बाद तार्किकता, यानी इसने फिर लॉजिकल थिंकिंग चालू कर दी। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि पहले जो भी चर्च वगैरह के जो धर्माधिकारी या पोप वगैरह होते थे वो कह देते थे कि ऐसा होता है, तो लोगों को मानना पड़ता था इस आंदोलन से पहले। मगर इसके बाद लोगों ने सोचना चालू किया और वैज्ञानिक आविष्कार जो हुए, तो उनके बाद लोगों में जो तार्किकता यानी लॉजिकल थिंकिंग को महत्व बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको ये लिखना है, ताकि इन पॉइंट के हिसाब से लिखना, ताकि नंबर अच्छे मिले। फिर अगली प्रकृति देखिए, स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन मिला, मैंने आपको बता दिया। आलोचनात्मक अन्वेषण की प्रवृत्तियाँ, फिर लोग आलोचना भी करने लगे थे ईसाइयों की, उस धर्म के जो अधिकारी होते थे जो गलत चीज़ बोल देते थे तो उनको भी आलोचना झेलनी पड़ती थी। उसके बाद ये मानव जीवन के उन्नयन का स्रोत था, यानी इससे मानव के विकास होने लगा, बढ़ने लगी, उनके मतलब मानव प्रगतिशील होने लग गया। उसके बाद है कि इसकी शुरुआत है इस पुनर्जागरण की वो इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी, ठीक है। और ये फ्लोरेंस नगर कहाँ है, इटली में। और जो इसका अग्रदूत कौन माना जाता है पुनर्जागरण का, उसको माना जाता है दांते को। अब 1 नंबर का प्रश्न जरूर बनेगा, 2 नंबर का छोटे वाला प्रश्न कि दांते कौन था, या दांते के द्वारा लिखित पुस्तक वगैरह, इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। दांते बहुत इंपॉर्टेंट कवि है। तो दांते देखिए कि इसके जन्म छोड़िए, तो दांते एक इंपॉर्टेंट कवि था इटली का, और ये इसको पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। इसने क्या किया, एक
मतलब ये लिखा है, किताब वगैरह लिखी है जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। क्या नाम है? डिवाइन कॉमेडी। याद रखिएगा, रट लीजिए, चाहे आप कैसे भी करें, अपने हथेली पे लिख लीजिए डिवाइन कॉमेडी दांते, ठीक है। ये इसकी रचना है। प्रश्न जरूर आएगा, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करूंगा तो आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर ये एक कवि है जो पेट्रॉक है, इसको मानवतावाद का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी उस समय। उसके बाद एक है मैकियावेली, इसने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। उसके अलावा 3 कलाकार जो भी हुए थे, जैसे कि चित्र के कलाकार, मूर्तिकार, जैसे द लियोनार्डो द विंची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक माइकल एंजेलो, इन दोनों को आपको याद रखना है। तो जो द विंची है इसने द लास्ट सपर इस चित्र को बनाया, और जो माइकल एंजेलो इन्हें मोनालिसा चित्र को बनाया था, ठीक है। उस समय ही बनाया गया था, पुनर्जागरण के समय ही। इसके अब आगे देखते हैं कि पुनर्जागरण के कारण क्या क्या थे। तो देखिए, इसके निम्नलिखित कारण थे, मोटे मोटे आपको सभी ये जो 5 कारण दिख रहे हैं वो लगभग सभी, जब भी आप उत्तर लिखें बड़े वाला तो उसमें ये सारे कारण आपको लिख के रख लेने। या लघुत्रात्मक प्रश्न में भी आ जाए कि उसके कारण लिखो या ये लिखो उसके क्या कारण थे, क्या कारक थे, तो उसमें आपको 3 कारक तो मतलब रट के रखना है। एक तो आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण या भौगोलिक कारक, ये 4 कारण हो गए। इसको तो आपको रट के ही रखना है, और चाहे कोई भी उत्तर लिखो उसमें आपको चिपका देना है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए कुछ कारण है। एक तो धर्मयुद्ध की भूमिका, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा कस्तूनतिया पर तुर्कों का अधिकार, चौथा है महान मंगोलिया साम्राज्य का उदय, और 5वां है नवीन आविष्कार। और इसके अलावा बहुत सारे जो है टॉपिक है और रखे हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन आगे अभी हम आगे देखने वाले हैं। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, व्यापार व नगरों का विकास हुआ तो भी मतलब ये भी कारण बना। पूर्व से संपर्क हुआ इटली का तो भी ये भी कारण बना। कागज मुद्रा कला का आविष्कार, यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, पहले तो लोग ऐसे ही लिखना पड़ता था सारी किताबें वगैरह, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस की जब विकास हुआ तो किताबें छपने लगी और लोगों के पास पहुंचने लगी, तो उनकी मतलब चेतना का विकास हुआ। सामंतवाद का ह्रास हुआ। सामंतवाद तो यूरोप में उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, और इसका भी प्रश्न बनता है कि यूरोप में सामंतवाद को समझाइए या फिर क्या कारण थे, कैसे वगैरह। तो सामंतवाद का अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद प्राचीन साहित्य की खोज, जो भी ये भी एक कारण था, ठीक है। अब ये देखिए, जो चित्र मैंने आपके लिए लगा रखे हैं, ये वो उसे लास्ट सफर वाला चित्र यही है, और ये मोनालिसा का फेमस चित्र आपने जरूर देखा होगा। एनसीईआरटी की द 9th या 10th की बुक में बहुत ही बड़ा चित्र आता था ये। तो उसके बाद देखिए, धर्मयुद्ध की भूमिका, ये जो कारक थे एक एक करके यहाँ पे समझाए गए कि धर्मयुद्ध किस किस के बाद, जो इटली, जब भी जैसे कि पिछली कुछ महीनों में इसराइल के अंदर जो विवाद चल रहा था जेरूसलम में, जहाँ पर फिलीपींस और इसराइल की लड़ाई हुई थी, वहाँ पे जो जेरूसलम था, वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, 3 धर्मों का केंद्र कहा जाता है। ईसाई, मुस्लिम और यहूदी, ये तीनों धर्म का उदय यहीं से माना जाता है, जो इसराइल का जेरूसलम में वहीं से, ठीक है। तो उसके बाद जब ये मतलब वहाँ से जब उदय हुआ तो इस दौरान यूरोपीय अरब देशों में पहुँचे और वहाँ से वापसी अनेक अनुभव लेके गए, ठीक है। तो यहाँ पर इन धर्मों का प्रचार होने लग गया, और इस प्रकार क्या है कि अलग अलग जगह फैले। तो दूसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण देखिए, आर्थिक कारण में ये भी है, व्यापार बढ़े। तो व्यापारों के कारण जब है, तो व्यापारियों ने जब मतलब व्यापार करने गए तो दूसरे देशों के अंदर, तो वो देखा कि दूसरे देशों में क्या क्या नई नई चीज़ें चल रही है, और इस प्रकार तो उनका क्या बौद्धिक चेतना में विकास हुआ, और उनको पुनर्जागरण की भावना विकसित हुई। उसके बाद देखिए, कुछ इसी के अंदर कुछ कारण, नए विचार, प्रगतिशील तत्व आए, नए नगरों का विकास हुआ, ठीक है। ये आप पढ़ लेना अच्छे से, एक बार जरूर पढ़ना दोस्तों, एग्जाम में अच्छा लिखोगे। तीसरा कारण देखिए, कस्तूरनिया पर तुर्कों का आक्रमण, उस समय मतलब 1453 में इसने आक्रमण कर दिया, तो ये भी एक कारण था, ठीक है। मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता, वीडियो मास्टर वीडियो इसलिए, ठीक है। और चौथा है महान मंगोल साम्राज्य का उदय हुआ। अब मंगोल साम्राज्य एक बहुत ही बड़ा और महान, इसको महान साम्राज्य, जैसे अशोक का साम्राज्य महान अशोक को कहते हैं, उसी प्रकार ये भी एक महान साम्राज्य था, क्योंकि इसमें क्या कि सारी चीज़ें छूट वगैरह थी, और ये मतलब एक महान साम्राज्य था। अब महान में क्या क्या गुण होते हैं वो आप समझ सकते हैं, और इसी से क्या कि प्रेरणा लेने के बाद इस पुनर्जागरण का मतलब आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुई। इसके बाद नवीन आविष्कार देखिए, नवीन आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस मैंने आपको बता दिया। तो जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो उसके बाद जर्मनी में हुआ, तो इसके बाद क्या है कि किताबें छपने लगी, और किताबें छप के सारे लोगों के पास पहुंचने लगी, तो उनको पढ़ने का मौका मिला और वो समझने लगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। एक तो हम सुनी हुई बातों पर यकीन करते हैं, और एक खुद पढ़ते हैं, खुद देखते हैं, तो उस ज़्यादा भरोसा उसी पे करेंगे ना, उसी प्रकार। तो अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, पुनर्जागरण के प्रभाव। प्रश्न बन सकता है कि पुनर्जागरण के 2 प्रभाव लिखिए, 5 प्रभाव लिखिए, तो आपको ये सारे इनमें से रख के लिखना है। देखिए, इतने क्षेत्रों पर इनका प्रभाव पड़ा। मानववाद का विकास हुआ, मैंने आपको मानववाद का सारी चीज़ें समझा दी। मानववाद का मतलब क्या होता है कि जो पहले ईश्वर को हम केंद्रित मानते थे कि भाई सारी चीज़ें ईश्वर ही है, वही जो कहता है वो होता है,
और वो सारे चर्च लोग कहते थे, तो ठीक है। तो उसके बाद जब ये पुनर्जागरण हुआ तो उसके बाद मनोवाद का विकास हुआ और उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत के क्षेत्र में धार्मिक। अब संगीत के क्षेत्र में प्रभाव ऐसा हुआ कि पहले जो है मतलब वो ईसाइयों का जो होता है धार्मिक पॉप वगैरह, क्या चर्च, हाँ चर्च के अंदर क्या है कि पहले तो संगीत नहीं था, उसके बाद जब ये पुनर्जागरण के बाद संगीत कला वहाँ पे विकसित होने लगी, वायलिन पाइनो वगैरह चर्च में बजाए जाने लगे, तो ये संगीत कला के महत्वपूर्ण प्रभाव था। फिर धार्मिक प्रभाव, धर्म सुधार आंदोलन, ये अभी पूरा अगला टॉपिक है हम पढ़ने वाला है। धर्म सुधार आंदोलन इसी से प्रेरित होकर चला था। उसके बाद राजनीतिक प्रभाव और विज्ञान पर प्रभाव पड़े थे, ठीक है। अब इनकी देखिए एक एक करके सारी डिटेल लिख रखी है, पीडीएफ ज़रूर दोस्तों खरीद लेना और सपोर्ट कर लेना मेरे को। फिर आगे देखिए यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें एक एक करके समझाई हुई है। इतना जो है लंबा समझाने का टाइम नहीं है, अभी देखिए 15 मिनट का वीडियो तो एक ही टॉपिक में बन गया है। अब ये चित्रकला मैंने आपको बता दिया था, मोनालिसो, द लास्ट सपर, ठीक है। इनको आपको नाम लिख लेना है ताकि आपका उत्तर ऑथेंटिक और अच्छा बने। विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े पुनर्जागरण के, देखिए एक तो गैलीलियो ने जो दूरबीन का आविष्कार किया, और एक कोपरनिकस ने जो ये बताया था कि भाई पृथ्वी चारों ओर घूमती है, इस प्रकार के जो है सिद्धांत दिए थे, उससे पहले लोगों को पता ही नहीं होता था, ठीक है। तो इस प्रकार अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है पुनर्जागरण से, लास्ट है पुनर्जागरण का, कि पुनर्जागरण जो इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ। प्रश्न बनता है दोस्तों पुनर्जागरण वाला, ये इटली में क्यों प्रारंभ हुआ, तो इसके देखिए कारण क्या थे। तो इटली में सामंती ढांचा कमज़ोर था, यहाँ पे जो है किसान को स्वतंत्रता थोड़ी ज़्यादा थी बाकी देशों के मुकाबले, तो ये भी पहला कारण माना जाता है। दूसरा है नवीन मान्यताओं को आश्रय मिलता था यहाँ पे, जो नवीन मान्यता मतलब जो भी नवीन मान्यता जैसे कोपरनिक्स वगैरह, गैलीलियो वगैरह, तो उन सब के बावजूद जो है वहाँ पे पुनर्जागरण का आरंभ हुआ। इटली की भौगोलिक स्थिति, नए नगरों का विकास, विदेशी व्यापार, नगरों में पूंजीपति वर्ग का उदय, लोग पैसे वाले होते थे तो वो बाहर वगैरह घूमते थे तो उनको मतलब ज़्यादा मौका मिलता जानने समझने का, विदेशी संस्कृतियों से संपर्क, कस्तूनतिया पर तुर्कों का अधिकार, इटली प्राचीन रोमन साम्राज्य की जन्मस्थली थी, पोप का केंद्र रोम था, ठीक है। तो ये सारे के सारे कारण हैं। एक और है शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी यहाँ पे इटली में हुआ, तो ये सारे के सारे कारण हैं जिससे कि पुनर्जागरण का कारण जो है इटली में ही हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये ओवरव्यू किसका है, ये सारे के सारे इससे जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसका सारा का सारा ओवरव्यू है। उसके बाद देखिए धर्म सुधार आंदोलन दूसरा टॉपिक है। तो पुनर्जागरण आपको समझ में आ गया होगा, इटली से शुरुआत हुआ था और जो कारण वगैरह थे वो सारी सारी चीज़ें हमने समझ ली थी। अब दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन ये भी देखिए इसके हम क्या क्या पढ़ने वाले इसमें, कि क्या हुआ, कब हुआ और कारण क्या थे, प्रमुख धर्म सुधार आंदोलक कौन कौन से थे, मतलब सुधारक कौन कौन से थे। उसमें एक मार्टिन लूथर का नाम आता है, इसका तो प्रश्न जरूर बनेगा मार्टिन लूथर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ अन्य सुधारक हुए, आंगल धर्म सुधार, प्रति धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम, ठीक है। तो इसमें से हम मेन पढ़ने वाले हैं, एक तो क्या कब और कारण, और एक मार्टिन लूथर, और एक ये धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम। इतना ही पूछा जाता है, बाकी तो हम जिकवाद तो मतलब बकवास तो बीच में क्यों पढ़े, ठीक है। ये इटली है, इटली से धर्म सुधार आंदोलन माना जाता है। रोम के एक शहर है, रोम के पास में, अभी हम देखेंगे वाटिकन सिटी करके है, ठीक है। वहाँ से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और ये जो चित्र देख रहे हैं ये जो ईसाई धर्म के अभी फिलहाल चल रहे हैं मेन, आप कह सकते हैं पता नहीं क्या होता है वो, जैसे कि बुद्ध धर्म के अंदर दलाई लामा होता है ना, उसी प्रकार, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में ऐसा कोई होता नहीं है। उसके बाद देखिए ये कुछ टेक्निकल शब्द दिए हुए हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके या परचेज करके ज़रूर पढ़ना। फिर देखिए अब धर्म सुधार आंदोलन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। 16वीं सदी से पूर्व संपूर्ण यूरोपीय समाज धर्म केंद्रित, धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित था, किंतु 16वीं शताब्दी में जर्मनी से शुरू होकर संपूर्ण यूरोप में प्रसारित धर्म सुधार रूपी चेतना ने धीरे धीरे एक विस्तृत आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया, जिसे धर्म सुधार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले वही बात है, पुनर्जागरण और इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क इसमें इतना ही है कि जब इसकी परिभाषा लिखते समय आपको फर्क इतना ही लिखना है कि पहले क्या हुआ था, यूरोपीय समाज था वो धर्म केंद्रित था, यानी धर्म पर ही पूरा केंद्र था उसका, धर्म से ही प्रेरित था और धर्म द्वारा ही नियंत्रित था, यानी वो जो चर्च वगैरह थे वही नियंत्रित करते थे पूरे समाज को। पहले राजा भी होता था यूरोपीय देशों में, तो वो धर्म मतलब चर्च के नीचे आता था। तो उसके बाद क्या हुआ, धर्म सुधार आंदोलन चले और कुछ लोगों ने जो है इन धर्मों के अंदर ही आंदोलन किए, कुछों ने विरोध किया उनका, तो इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन चले। और उसी को क्या कहते हैं हम, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार का मतलब है कि धर्म के अंदर सुधार। जैसे भारत में भी 3 प्रकार के धर्म सुधार आंदोलन चले 3 समय में। एक तो महात्मा बुद्ध के समय चले, वो एक धर्म सुधार था। दूसरा था जब तुलसीदास ऐसे कवि आए थे, तब वो भी धर्म सुधार ही कहा जाता है। और उसके बाद जो चौथा है वो राजा राममोहन राय समय में बताया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें भी यूरोप में भी धर्म सुधार आंदोलन चले थे, ठीक है। अब देखिए धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या थे,
तो मैं आपको हेडिंग बता देता हूँ मेन। तो पुनर्जागरण इसका मेन प्रभाव था, जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा। उसके बाद धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, तत्कालीन कारण और महान नेतृत्वकर्ता। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पीछे भी बताई थी कि आपको 3-4 चीज़ें तो रट के ही रखनी है, चाहे आप कोई भी उत्तर लिखो। कारण अगर किसी भी प्रश्न में पूछे तो आपको 3 कारण तो पक्का लिखना है। एक तो धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और तत्कालीन कारण। जैसे कि अभी पूछ ले 1857 की क्रांति क्यों हुई। अब ये हमारे पेपर फर्स्ट में 1857 की क्रांति, तो उसमें भी ये कारण आएंगे, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, तत्कालीन कारण। ठीक है, तो ये तो सभी में आने वाले हैं, कॉमन है। इस चीज़ों को तो आपको चाहे कोई भी उत्तर लिखो आपको लिख के ही आना है। ठीक है, फिर देखिए इसके ये 3 कारण ये पढ़ लिए। फिर एक महान नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता में हमें केवल और केवल मार्टिन लूथर को पढ़ना है। ठीक है, बाकी ये और भी है लेकिन हमें इसको पढ़ना है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुनर्जागरण ये देखिए महत्वपूर्ण प्रेरक सिद्ध हुआ। इसका पहला कारण यही था। अब इसमें स्वतंत्र चेतन हुआ, लोगों को समझनी चालू हुई कि भाई क्या है, कैसे राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, भौगोलिक खोजें हुई, वैज्ञानिक आविष्कार हुए। तो ये सारे के सारे कारण थे धर्म सुधार आंदोलन के। उसके बाद धार्मिक कारणों में देखिए कि जो अंदरूनी फूट पड़ गई थी धर्म के अंदर, मतलब उसी धर्म के अंदर, जैसे यूरोप के अंदर अंदरूनी फूट पड़ गई तो दो मतलब अंदरूनी फूट इसलिए पड़ी कि भाई जो कुछ लोग धर्म में सुधार करने के पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे कि नहीं धर्म ठीक है, कोई कुछ कहते थे कि नहीं धर्म मतलब अभी इसको सुधार की जरूरत है। तो इस प्रकार इसमें फूट पड़कर ये 2 भागों में टूट गया। अब देखिए 2 भाग कौन कौन से थे, अभी हम आगे देखने वाले हैं। इसका एक तो था साहित्यक प्रोटेस्टेंट धर्म और एक था कैथोलिक। हाँ, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये 2 धर्मों में टूट गया था उस समय ये ईसाई धर्म। ठीक है, तो उसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे की ये अलग अलग विचारधारा के थे। तो ये धार्मिक कारण था इसका धर्म सुधार आंदोलन का। और तीसरा कारण है राजनीतिक प्रभाव। देखिए राजनीतिक पोप पहले सभी हुआ करता था, राजा के जो है इसी के नीचे राजा हुआ करता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब राजनीतिक कारण ये हुआ था कि जो नए नए राष्ट्र बनने लगे तो वो क्या कि समझने लगे थे। और वो है जो तो अब राजा के और चर्च के जो मालिक होते थे, यानी कि आप कह सकते हैं पोप, उनके बीच भी अब वैचारिक तनाव हो गया था कि भाई सर्वश्रेष्ठ कौन है, राज्य को कौन चलाएगा। तो इस प्रकार ये राजनीतिक कारण हुआ था धर्म सुधार आंदोलन का तीसरा। और अब फिर आर्थिक कारण में देखिए, अब आर्थिक कारण के अंदर ये होता है कि जो पहले तो वैसे भी जो चर्च के अंडर था पूरा राज्य, तो जो चर्च वाला है वही कर मतलब धर्माधिकारी जो नियुक्त किए हुए होते थे वो कर वसूल करते थे, और मनमानी कर वसूल करते थे वो धर्माधिकारी। ठीक है, तो अब उसे जनता वगैरह और बाकी सारी चीज़ें भी असंतुष्ट होने लगी, और जो चर्च वगैरह थे वो भी भ्रष्ट होने लग गए थे उस समय तक। तो इसीलिए जो है ये आर्थिक कारण भी सामने आते हैं इस धर्म सुधार आंदोलन के। फिर तत्कालीन कारण में देखिए यहाँ पे तत्कालीन कारण है पोप लियो 10। अब पोप लियो 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा इसका कि पोप लियो 10 क्या है या इंडल्जेंस क्या है। यानी कि पोप लियो 10 एक मतलब ऐसा एक पत्र होता था, लेटर होता था, मतलब जिसको क्या है कि व्यक्ति क्षमा पत्रों को खरीदकर अपने पापों को प्रायश्चित कर सकता था। अब जो भी पोप वगैरह होते थे, चर्च के अधिकारी होते थे, उन्होंने इस पत्र को चालू कर दिया और कहता था कि जो भी खरीदेगा इसको उसको मतलब सारे पाप धुल जाएंगे। इस प्रकार की ये नीतियाँ कर दी थी। तो ये उसका तत्कालीन कारण साबित हुआ। उसके बाद जो अगला कारण है वो महान नेतृत्व करता, यानी कि नेतृत्व भी कर किया था किसी ने, तो वो था मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर और ये सारे 2-3 और नाम है, मगर हमें मार्टिन लूथर का नाम याद रखना। तो इसने नेतृत्व किया था इसका। अब प्रमुख धर्म सुधारक देखिए मार्टिन लूथर और ये वाले इनको छोड़िए, ये कुछ काम का नहीं है। मार्टिन लूथर को देखिए हम, ये जर्मनी का था। चलिए स्किप करते हैं। मार्टिन लूथर महाराज, ये रहा मार्टिन लूथर, ये मोटा सा आदमी, इसको मार्टिन लूथर बहुत ही खतरनाक हुआ था। तो जर्मनी में ये जन्मा था और ये सारी इसकी चीज़ें थी। इसने क्या किया तो जो वो पोप लियो 10 वाला जो था, अभी हमने बताया था ना कि वो जिसने कि ऐसा कहा था कि इसको खरीदो आपके पाप धुल जाएंगे, तो इसका उसने विरोध किया और उसने क्या किया 95 थीसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है 95 थीसिस। प्रश्न आएगा 95 थीसिस पर अपने विचार लिखिए या क्या था। तो 95 थीसिस मतलब इस लूथर ने क्या किया कि वापस एक लेटर लिखा और उसने उस लेटर को लिखकर जो विटेनबर्ग चर्च के बाहर चिपका दिए। मतलब इसने चर्च के भ्रष्टाचार की उसमें सारी की सारी चीज़ें लिख दी थी कि भाई चर्च ऐसा है वैसा है, और उसने क्या कि चर्च के बाहर इस लेटर को चिपका दिया। तो इससे भी क्या हुआ, नेगेटिव प्रभाव पड़ा चर्च की इमेज पर, और इसी को क्या कहते हैं 95 थीसिस कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब लूथर और क्या इसे ये इसकी विचारधारा है, इसने 3 पुस्तकें लिखी, छोड़िए इसकी पुस्तकों कौन पढ़ेगा।
चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। आप अगर पीडीएफ इसको परचेज करेंगे तो सारी चीज़ें अगर पढ़ेंगे तो आंसर में आपके लिखने में बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा, ठीक है। अब ये मार्टिन लूथर की कमियाँ, इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये है 95 पूरी के पूरी इसने 95 पॉइंट लिखे हैं, और इसमें जो भी धर्म है उस मतलब ईसाई धर्म की जो नेगेटिव बातें हैं वो लिखी है इसने। ये मार्टिन लूथर, ये इसकी किताबें हैं, ठीक है। चलिए आगे स्किप करते हैं। और ये पता नहीं धर्म सुधार, अन्य धर्म सुधार, जीविंगल ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। वैसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, शायद पर्सन कहीं भी से भी बन जाए, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि पर्सन आजकल कैसे भी आ जाते हैं। अब हमने सारे के सारे कारण देख लिए थे कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। अब परिणामों की बारी है कि परिणाम क्या थे, ठीक है। इसमें बहुत सारी लंबी चौड़ी जो चीज़ें थी पीछे वो दी थी, जो मैंने स्किप कर दी। आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, फाइनल ईयर एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। तो अब परिणामों में देखिए, एक धार्मिक परिणाम, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, 4 प्रकार से परिणाम हुए। अब ये देखिए मैं आपको केवल यही बताऊँगा, इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि परचेज करके ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि निम्नलिखित प्रश्न में काम आएगा। तो धार्मिक कारण परिणाम कौन कौन से हुए? एक तो रूढ़ि अंधविश्वास पर आघात पहुंचा, प्रति धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहन मिला, ईसाई धर्म में फूट पड़ गई, धार्मिक सहिष्णुता बढ़ने लगी, धर्म युद्ध होने लगे और धर्म का दखल कम होने लगे राज्य के अंदर। फिर राजनीतिक कारणों में देखिए, राष्ट्रीय राज्यों का उदय होने लगे, मतलब नए नए राष्ट्र बनने लगे, सामंतवाद का पतन हो गया। उससे पहले जो सामंत होते थे उसका पतन हो गया, पोप की सर्वोच्चता खत्म हो गई, क्योंकि अब राजा है वो मतलब शासन करने लगा। राष्ट्रवाद भावना का उदय हुआ, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला, सभी धर्मों का सम्मान किया जाने लगा। फिर सामाजिक परिणामों में देखिए, नैतिक अनुशासन बढ़ने लगा, विवाह की अवधारणा प्रभावित होने लगी, व्यक्तिवाद का सिद्धांत मजबूत हुआ इससे। उससे पहले तो वो ईश्वरवाद चल रहा था, उसके बाद व्यक्तिवाद स्वतंत्रता का विकास भी हुआ था, ठीक है। फिर आर्थिक कारणों में देखिए, आर्थिक विकास होने लगा, क्योंकि जो उससे पहले चर्च वगैरह भ्रष्ट अधिकारी होते थे तो वो तो सारा चीज़ें मतलब सारा पैसा सही खा जाते थे। तो उसके बाद जब राजा वगैरह शासन करने लगे, पुनर्जागरण या धर्म सुधार आंदोलन हुए, तो आर्थिक विकास होने लगा और वाणिज्यवाद का उद्भव हुआ, पूंजीवाद का भी उद्भव। वाणिज्यवाद का मतलब होता है व्यापार, ठीक है। अन्य प्रभावों में देखिए, ये सारे के सारे प्रभाव है। भाई संविधान का निर्माण हुआ, बाइबल का लोक भाषा में अनुवाद हुआ, प्रबोधन की ओर अग्रसर। अब प्रबोधन एक अलग ही टॉपिक है दोस्तों, जैसे ये धर्म सुधार आंदोलन होता है, पुनर्जागरण होता है, उसी प्रकार प्रबोधन होता है। ये अगर आप आरएस या फिर आईएएस का एग्ज़ाम दोगे तो उसके अंदर ये टॉपिक भी इंक्लूड है। तो अभी हमारे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में ये शायद टॉपिक नहीं है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। मगर अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करेंगे तो इसमें प्रबोधन वाला टॉपिक भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आगे भी आपका ये काम आएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो इसको आप पढ़ लेना, काम आएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे स्किप करते हैं। अब आते हैं हम औद्योगिक क्रांति के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, अपने इससे डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि औद्योगिक क्रांति क्या थी, कहाँ से शुरू हुई, क्या प्रभाव पड़े, क्या कारण थे, ठीक है, सारी चीज़ें। तो अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि तात्पर्य क्या है इसका, कब चालू हुआ, कहाँ से चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, इसके क्षेत्र कौन से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में ही क्यों हुई, ये एक प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो निम्नलिखित कारण यहाँ पे दे रखे हैं कि ब्रिटिश की कृषि नीति जी बहुत अच्छी थी, और दूसरा कृषक समुदायों का शहरों की ओर पलायन हुआ, क्रांति में टेक्नोलॉजी की भूमिका भी, नए आविष्कार हुए, फैक्ट्री व्यवस्था की शुरुआत की गई, ठीक है, कारखाने वगैरह स्थापित किए गए, ये सारे के सारे कारण हैं। तो ये आप एक एक करके पढ़ लेना। अब ब्रिटेन के बाहर भी जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसमें जापान में और अमेरिका में औद्योगिक क्रांति, इसके भी प्रश्न बनते हैं जो इसमें इंक्लूड है इस पीडीएफ के अंदर। इसमें परिणाम भी हम देखेंगे कि परिणाम कौन से, पॉजिटिव परिणाम, नेगेटिव परिणाम, ठीक है, चार्ट्स के माध्यम से, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। औद्योगिकरण के चरण कौन से थे, प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ठीक है। तो ये सारे चरण भी इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीरीज में मैं बता रहा हूँ नहीं मिलेगी, सीरीज में आपको केवल इतना बता देगा, पुनर्जागरण पर एक पर्सन दे देगा निंदात्मक, और उसमें सारी चीज़ें बता देगा, ये 4 पेज भर देगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप पढ़ोगे तो भी भूल जाओगे परीक्षा में, फिर आप एग्जाम में ऐसे ही रट्टा लगा के, टिप्पा लगा के आते हो, ठीक है, और एग्जाम में फिर नंबर कमाते हैं रिजल्ट के अंदर। तो चलिए, औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है, उद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी स्तर का परिवर्तन, इसी को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति। इसको आप शॉर्ट में, ये तो एक मामूली सा अर्थ होता है, अब इसकी वैसे परिभाषा आ जाए तो आपको ये लिखनी है। 1750 ईस्वी के बाद यूरोप में निर्माण, उत्पादन और वितरण प्रणालियों में व्यापक परिवर्तन हुए, और उसके परिणाम स्वरूप कृषि प्रधान समाज में परिवर्तन हो गया। यानी कि जो पहले तो लोग, इससे पहले तो मतलब हाथों से चलते थे, सारी आदमियों से सारा काम चलते थे, लेकिन इस औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ कि फैक्ट्रियाँ वगैरह स्थापित होने लगी, निर्माण, उत्पादन और वितरण की जो प्रणाली है उसमें परिवर्तन हो गए व्यापक अचानक से, उसी को औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कब हुआ था, तो 18वीं सदी या 19वीं सदी के मध्य इसका शुरुआत
शुरुआत माना जाता है। पुनर्जागरण कब माना जाता है? पुनर्जागरण माना जाता है 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य। और ये जो औद्योगिक क्रांति है वो 18वीं से 19वीं सदी के मध्य इसकी शुरुआत हो गई थी। अब कहाँ से शुरुआत हुई? इंग्लैंड से शुरुआत हुई। अब क्यों हुई इंग्लैंड से शुरुआत? अभी हमने पीछे पढ़ लिया था। अगर नहीं पढ़ा है तो या तो वीडियो को रिवर्स कीजिए या PDF को परचेज कीजिए, ठीक है। अब यूरोप में प्रसार हुआ, USA और जापान, फिर इसका मतलब इसके बाद में यहाँ पे भी औद्योगिक क्रांतियाँ हुई USA और जापान में भी। आपको पता है कि जापान सबसे ज़्यादा औद्योगिक मतलब सक्सेसफुल देश है, एक अमेरिका भी, ठीक है, क्योंकि उस समय उसमें यहाँ पे औद्योगिक क्रांतियाँ अच्छे मात्रा में हो गई थी। अब देखिए आरंभ इसका इंग्लैंड से शुरुआत हुई। 1789 में रिचर्ड ऑकफोर्ड वाटर फ्रेम वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति हुई। यानी कि सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति की, वो वस्त्र उद्योग के शुरुआत के इसी के अंदर हुई थी, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कुछ सहायक तत्व थे कि औद्योगिक क्रांति क्यों शुरू हुई। एक तो जनांकीय क्रांति, जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, तो मतलब वृद्धि होने लगी तो भाई लोगों को ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी, भाई माल कम बन रहा था, लोगों को चीज़ें ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मांग में वृद्धि हुई, तो आवश्यकता पूर्ति के लिए नवीन तकनीक का विकास किया गया। यानी अब भाई मशीनें तो ज़रूरी हो गई क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं और मांगें भी बढ़ रही है लोगों की, तो इस प्रकार जो है ये पहला कारण माना जाता है। दूसरा, कृषिगत क्रांति में नए जोतों का एकीकरण, कृषिगत क्षेत्र का विस्तार, गहन पशुपालन और कृषि श्रमों की उपलब्धता, ये भी कारण थे कृषि मतलब औद्योगिक क्रांति के अंदर। फिर व्यवसायिक क्रांति भी, जैसे विदेश व्यापार में वृद्धि, क्योंकि जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, उस समय उपनिवेशवाद बहुत ज़्यादा उसके अंदर था, दूसरे देशों को गुलाम बहुत ज़्यादा बना रखा था, तो दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए तो गए थे वो, तो इसलिए इन्होंने फैक्ट्रियाँ वगैरह जो कच्चा माल लाते थे वो कहाँ बनाएंगे, कैसे उनका विकास करेंगे, तो इसके लिए जो है उन्होंने फैक्ट्रियाँ वगैरह स्थापित कर दी थी, तो ये भी एक कारण था। फिर परिवहन क्रांति, तो परिवहन क्रांति, सड़कों का जाल बिछाया गया, नहरें, बंदरगाह, पुल, रेल। उस समय क्या थे कि जो खोजें तो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, समुद्री मार्ग की खोज हो चुकी थी, रेलें बिछाई जा रही थी, और इस प्रकार जो है मतलब परिवहन की क्रांति हो गई, तो उनका माल बहुत ही अच्छे से डिलीवर होने लग गया था, तो इसलिए क्या है कि इसकी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अब ब्रिटेन में क्यों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इसकी शुरुआत ब्रिटेन में क्यों हुई, पढ़ लेना फिर से, या तो इसको यहाँ पे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे स्किप करते हैं इसको। कृषि धर्म सुधार आंदोलन क्या था, ये भी मैंने आपको बता दिए। जैसे कृषि के अंदर क्या सुधार हुआ, ड्रिल मशीनों का आविष्कार हो गया, रासायनिक खाद बनने लगी, फसल चक्र का विकास। फसल चक्र का मतलब पहले तो एक ही खेत के अंदर मतलब सालों साल बोते थे, या फिर एक ही फसल बार बार उसी जगह बोते थे, तो उसके फसल चक्र का विकास, इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक तो मतलब कृषि को बदल बदल के किया जाने लगा, जैसे अभी हम करते हैं राजस्थान में कि भाई एक साल मूंग बो लिया तो अगले साल बाजरा बोएंगे, उस प्रकार, ठीक है। तो कृषि को बदलने की जो प्रथा चालू हो गई, और मतलब अलग अलग फसलें बोने लग गए थे, और उसके बाद सिंचाई का विस्तार होने लगा, पशुओं की नस्लों में सुधार होने लगे, संकरण जो कृत्रिम विधियाँ आ गई, तो ये भी कारण माने जाते हैं औद्योगिक क्रांति के, ठीक है। उसके बाद देखिए कृषि संलग्नता कानून, उन्होंने कुछ कानून ऐसे बना दिए भाई कृषि को मतलब ऐसे कि मशीनरियों को बढ़ावा दिया जाने लगा उस प्रकार, ठीक है। अब ये देखिए कृषि में सुधार वाले कानून बने उनके, तो ये अपने आप ही औद्योगिक क्रांति हो गई। फिर कृषि समुदायों का शहरों की ओर पलायन, अब जो भी मतलब कृषि वाले लोग थे, किसान वगैरह, तो वो शहरों की ओर कुछ लोग जा रहे थे, तो वहाँ पे तो ऐसे तो काम मिलेगा नहीं, तो उनको मशीनों की जरूरत थी। तो फिर नए नए आविष्कारों की भूमिका देखी, यहाँ पे सूत कताई मशीन का आविष्कार हो गया, भाप का इंजन बना, विद्युत चालित करघा बना, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो औद्योगिक क्रांति का हिस्सा था, जैसे टेलीग्राफ, सिलाई मशीन, लाइट बल्ब, ठीक है, ये उस समय आविष्कार होने लग गए थे, तो ये औद्योगिक क्रांति। उसके बाद फैक्ट्री व्यवस्था की शुरुआत, यानी फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी चलने लग गई थी, अधिक उत्पादन होने लग गया था, कम कीमत पर तैयार हो जाते थे, और उसकी क्वालिटी अच्छी थी, उस उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता था, तो ये भी कारण सामने आते हैं औद्योगिक क्रांति के। उसके बाद सबसे बड़ा कारण है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि भाई जब ब्रिटेन इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी, तो इंग्लैंड उस समय क्या था कि वो एक उपनिवेशवाद का संरक्षक देश था, और वो ज़्यादातर देशों को अपना गुलाम बना चुका था, पूरे लगभग विश्व में उसका कब्जा था। तो अब उसके पास बहुत सारे देश थे, और वहाँ से वो कच्चा माल वगैरह लाता था, जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि उसके पास कच्चा माल बहुत हो गया, तो उसने कच्चा माल को जल्दी जल्दी से उसका माल मतलब उसकी चीज़ें बनानी थी, उसको डिलीवर करना था, व्यापार करना था, तो इसलिए फैक्ट्रियों की स्थापना जरूरी हो गई। उपनिवेशवाद उसका कारण बना। अब उसकी भौगोलिक अवस्थिति भी कारण थी, व्यापारी वर्ग का प्रभावी होना। अब इंग्लैंड में व्यापारी जो है जो अधिक पैसे वाले थे, अन्य कारण ये देखिए यहाँ पे सारे अन्य कारण मैंने लिख रखे हैं। अब इतने सारे कारण अगर आप 4 शब्दों में लिखेंगे तो ये 4 नहीं 8 शब्द आप लिख सकते हैं, 1100 शब्द लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने आपको नोट्स बनाई वो IAS के हिसाब से बनाई, और आपको पता है IAS में कितने शब्दों की आपको निबंध लिखना होता है, 1200 शब्दों में। हमें तो फाइनल ईयर में तो केवल और केवल 4 शब्द लिखने होते हैं, तो यहाँ से आप 12 शब्द भी लिख सकते हैं। आप 4 शब्द तो एक छोटा सी चीज़ होती है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस PDF को परचेज कर लेना, ठीक है, सपोर्ट भी मिलेगा, आपका काम भी आएगी।
अब इसके क्षेत्र कौन कौन से थे? तो कृषि का क्षेत्र था, वस्त्रों में क्रांति हुई, औद्योगिक आधारभूत उद्योग, यातायात क्षेत्र, संचार क्रांति, ठीक है। तो इन सभी क्षेत्रों में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सारी चीज़ों को एक एक एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे कि भाई वस्त्र उद्योग में जो वस्त्र उद्योग जो फ्लाइंग शटल हुआ, स्पिनिंग जेनी, यहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ वगैरह स्थापित होने लगी, ठीक है। आधारभूत उद्योग, कोयला उद्योग उस समय विकास हुआ, लोहा उद्योग, इस प्रकार यातायात क्रांति, जैसे रेलवे बिछाई गई, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद देखिए ब्रिटेन के बाहर औद्योगिक क्रांति। तो ब्रिटेन के बाहर देखिए यूरोप, यूएसए, एशिया। तो पहले ब्रिटेन से यूरोप, यूरोप में फैला, यूरोप से यूएसए में यानी अमेरिका में, और अमेरिका से फिर एशिया की तरफ फैला ये औद्योगिक क्रांति। एशिया के अंदर देखिए जापान, रूस, चीन, ठीक है। उसके बाद भारत, इसमें भी औद्योगिक क्रांतियाँ मानी जाती है। अब जापान में औद्योगिक क्रांति आप चाहे तो पढ़ लेना, स्किप कर रहा हूँ मैं, ये यूएसएसआर, चीन, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें इसको मैं स्किप करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। इनमें यही बताया गया कि कहाँ क्या क्या विकास हुआ था। अब इसके परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम एक तो सकारात्मक और नकारात्मक। हम सकारात्मक पढ़ते हैं तो देखिए सकारात्मक एक तो आर्थिक प्रभाव, सामाजिक और राजनीतिक। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्रभाव होते हैं, कारण होते हैं, वो सभी में सेम ही चलते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तत्कालीन, इस प्रकार, ठीक है। तो आर्थिक में देखिए आय में वृद्धि हुई, व्यापार में वृद्धि हुई, नगरों का विकास हुआ, मुद्रा पूंजी बाजार का विकास हुआ, यातायात का विकास हुआ, पूंजीवाद का विकास हुआ। उसके बाद सामाजिक कारणों में देखिए जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, जीवन प्रत्याशा वर्धित, शिक्षा के प्रति जागरूकता हुई, नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, मनोरंजन साधनों का विकास हुआ। और राजनीतिक कारणों में हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा, यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट होता है उसको बढ़ावा मिला, शहरों की ओर पलायन हुआ, समाज दो वर्गों में विभाजन हो गया, गरीब और अमीर, साम्यवादी विचारधारा, और उसके बाद उदारवादी शासन व्यवस्था की भी स्थापना होने लगी राजनीतिक प्रभाव में, ठीक है। अब नकारात्मक परिणाम देखिए आर्थिक, सामाजिक और अब आर्थिक नकारात्मक प्रभाव कौन से थे? परंपरागत उद्योग धंधे नष्ट हो गए, यानी कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, और उसके बाद बेरोजगारी बढ़ने लगी, आर्थिक संकटों का दौर सामने आने लगा। ये प्रभाव थे भाई, मशीनें लग जाएंगी तो 100 आदमियों का काम वो अकेली कर लेगी, तो 100 आदमी तो बेरोजगार हो गए ना। तो ये सारे कारण थे आर्थिक। अब सामाजिक में देखिए ग्रामीण जीवन कमजोर हो गया, क्योंकि ये सारी सारी चीज़ें शहरों में चलती थी। संयुक्त परिवारों का पतन वैसे भी होने लग गया कि लोग बाहर की तरफ पलायन करते थे, तो परिवारों को पतन होने लग गया। पर्यावरणीय समस्याएं, उनसे धुआं वगैरह निकलने लगा, नैतिकता में गिरावट होने लगी, भौतिकवाद पर जोर हुआ। उसके बाद राजनीतिक प्रभाव में देखिए उपनिवेशवाद का उदय होने लगा, पूंजीवादी वर्ग और सर्वहारा वर्ग, ये दो वर्ग बन गए। पूंजीवाद और साम्यवाद, शीत युद्ध का आरंभ इसी से माना जाता है। किससे? औद्योगिक क्रांति से, क्योंकि इसने विश्व को दो गुट में बांट दिया। अब शीत युद्ध एक अलग टॉपिक होता है, वो हम पॉलिटिक की बातें हैं, वो हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। अब औद्योगिक क्रांति के चरण कौन कौन से हैं वो भी मैं स्काइप करते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हमारे सिलेबस में शायद नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे तो पढ़ लेना, एग्जाम में लिखोगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। भारत में औद्योगिक क्रांति, इसको भी मैं स्किप करते हुए चल रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये देखिए यहाँ पे 36 मिनट का वीडियो बन गया है। आधे लोग तो इन्होंने मतलब स्किप कर दिया होगा। अगर आपने स्किप नहीं किया तो मुझे कमेंट में ये बताना कि मैंने स्किप नहीं किया, ताकि मुझे सुनकर अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद देखिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, ठीक है। साम्राज्यवाद वही होता है कि अपने जो है साम्राज्य को बढ़ाना, नई नया विस्तार करना, लोगों को। उपनिवेशवाद का मतलब दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाना, यही चीज़ें होती है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। तो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद स्किप कर दिया है मैंने। अब हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध, और फिर देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वार, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है प्रश्न, चाहे 1 नंबर का बने, चाहे 5 नंबर का बने, या फिर 20 नंबर का बने। तो चलिए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं कि भाई क्या था। ओवरव्यू का मतलब इसमें दो गुटों में विश्व विभाजित हो गया था, एक तो मित्र राष्ट्र और एक दूरी राष्ट्र, ठीक है। मित्र और दूरी राष्ट्र। अब इसके क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, और समाप्ति, और क्या संधियाँ हुई, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। देखिए चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। अब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट तो आपने कर दिया होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या क्या संधियाँ हुई थी, ये प्रश्न पूछा जाता है कि वर्साई की संधि कब हुई, क्यों हुई, क्या कारण थे, मैंडलेट, ये तो नहीं पूछा जाता। इसमें केवल एक वर्साई की संधि और ये 14 सूत्री फॉर्मूला, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये इसके बाद संधियाँ हुई थी। उसके बाद राष्ट्र संघ बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह, यूएन वगैरह, ठीक है। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध, ये इस सिलेबस में इतना ही है, युद्ध विश्व युद्धों का प्रभाव, ठीक है। विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध देखिए 1914 में इसका आरंभ हुआ था यूरोप के अंदर, 1914, 1918। अब यहाँ पे दो विश्व जो दो गुटों में बढ़ गया था, दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। अब दूरी राष्ट्र कौन से थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया, ये दूरी राष्ट्र थे, यानी सेंट्रल ये एक्सिस पावर थी, ठीक है, दूरी राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र जो एलाइड पावर थी, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, जापान, यूएसए, ये सारे के सारे इकट्ठे थे, क्योंकि ये बड़ी पावर तो यही थी। वैसे उस समय जर्मनी भी बहुत ही बड़ी पावर थी, तो इसीलिए इसने यहाँ से युद्ध छेड़ लिया था। अब युद्ध के कारण क्या थे अभी हम देखेंगे। सबसे पहले ये दो दूरी और मित्र राष्ट्रों का संगठन हमने समझ लिया।
और अब इन देशों के जो उपनिवेश थे, जैसे अब इंग्लैंड है, भारत है जो इंग्लैंड का गुलाम था, तो भारत भी मित्र राष्ट्रों में वैसे इनडायरेक्टली शामिल था। ठीक है। अब देखिए, वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध के कारण जर्मनी और फ्रांस के बीच का वैमनस्य था, जिसके कारण यूरोप में गुप्त संधियों का जाल बिछा। अविश्वास, शस्त्रीकरण और तनाव बढ़ता जा रहा था। यूरोप बारूद के एक ढेर पर खड़ा था। तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या ने इस बारूद को चिंगारी दी और वर्ल्ड वार वन है उसकी शुरुआत हो गई। ठीक है, ये इसका और भी वह कारण है, आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अब इसके कारण, बड़े बड़े कारण देखते हैं कौन कौन से कारण थे। कि अति राष्ट्रीयता की भावना एवं राष्ट्रीय हितों में टकराव। अब प्रत्येक देश भाई अपना अपना राष्ट्रीय को बड़ा बनाना चाहता था, विकास करना चाहता था, तो ये पहला कारण था। दूसरा, गुप्त संधियाँ और अविश्वास का माहौल। अब सभी देश एक दूसरे से अपनी गुप्त संधियाँ करने लगे थे, तो बाकी देशों में मतलब उनका विश्वास खत्म होते जा रहा था। भाई छुपके संधियाँ कर रहे थे, तो ये विश्वास तो हो गई। तो ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी संधियाँ वगैरह हो रही थी इन दोनों ने, तो ये सारे देश चुपके संधियाँ कर रहे थे, तो ये भी एक कारण था। सैन्यवाद और शस्त्रीकरण। सैन्यवाद, अब सेना भी लोगों की बढ़ती जा रही थी, शस्त्रीकरण, लोग शस्त्रों भी विकास करते जा रहे थे, ये भी कारण था। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, प्रतिवेश। अब साम्राज्यवाद, जैसे इंग्लैंड वाले थे या अमेरिका वाले थे, वो क्या कर रहे थे, तो अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। जैसे जर्मनी भी साम्राज्य बढ़ा रहा था, फ्रांस भी पड़ोसी देशों पर कब्जा कर रहा था, तो ये भी एक कारण था। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। भाई उस समय कोई यूएन वगैरह तो था नहीं कि उन सबको कंट्रोल कर सके, तो ये भी कारण था। तत्कालीन कारण देखिए, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई, तो ये तत्कालीन कारण था। ठीक है। अब सन 1909 में ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया और ये तो सारी चीज़ें बता रखी, एक्सप्लेनेशन एक एक चीज़ें। अब इसके परिणाम कौन कौन से थे देखिए। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। मैंने आपको क्या बताया था, 4 बार बता चुका हूँ कि परिणाम कारण में भी यही चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं कि राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। हालांकि इसमें नहीं आई, मगर इसमें ये परिणाम में आ गई। जैसे राजनीतिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, भौगोलिक परिणाम, इस प्रकार। ठीक है। अब चलिए हम एक एक परिणामों को पढ़ लेते हैं। अब राजनीतिक में देखिए, राजवंशों का अंत हो गया, नए राष्ट्रों का उदय हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना, रूसी क्रांति, साम्यवादी व्यवस्था और अमेरिका का महत्व बढ़ने लगा। इसके बाद अमेरिका का महत्व और भी बढ़ गया। और उसके बाद तानाशाह का उदय हो गया, उपनिवेशों में राजनीतिक जागृति आई, राष्ट्रसंघ की स्थापना होने लगी। ये तो राजनीतिक परिणाम थे। अब सामाजिक में देखिए, अपार जन हानि हुई, भाई लोग मरे थे युद्ध में। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, नया आविष्कार, नए हथियारों का विकास, नस्लीय श्रेष्ठता को आघात पहुंचा, बेरोजगारी की संस्था और मजदूर संगठन मजदूर संगठन बनने लगे। आर्थिक का परिणाम है देखिए, अपार धन की हानि, उद्योगों की युद्धमुखी स्वरूप, परिवहन व संचार व्यवस्था नष्ट हुई, किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जीवन स्तर में गिरावट हुई, पूंजीवादी स्वरूप का प्रभाव, महान आर्थिक मंदी इसके बाद सामने आई, उच्च मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ने लगी। ठीक है, ये सारे के सारे परिणाम थे। अब इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बनेगा 2 घंटे का, आप देखोगे नहीं, 15 मिनट हुई। ठीक है, इसलिए मैंने केवल पढ़ के बताया है। इसके बाद में जो संधियाँ हुई देखिए, पेरिस की संधि हुई थी, वो 1919 के अंदर हुई थी। प्रश्न बनते हैं कि पेरिस की संधि कब हुई, क्या परिणाम थे इसकी, क्या शर्तें रखी गई थी इससे। अब बिग फोर यानी कि 4 बेड़े, ये भी एक संधि थी जो हमारे सिलेबस में नहीं है 3rd ईयर में। और उसके बाद में चलिए स्किप करते हैं। शांति के लिए जो संधियाँ हुई थी, पेरिस सम्मेलन में विभिन्न दूरी राष्ट्रों के साथ अलग अलग संधियाँ की गई। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि, फिर ये तीनों संधियाँ तो इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्साई की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के साथ हुई थी, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्न बनता है जर्मनी की जो वर्साई की संधि वो कब हुई। 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई थी। वर्साई के शीश महल में जर्मनी के साथ संधि। अब संधि की शर्तों के निर्धारण के लिए जर्मन प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया, सिर्फ हस्ताक्षर के लिए बुलाया। यानी संधि तो उन्होंने पूरी लिख रखी थी कि क्या क्या शर्तें हैं, मगर उनको केवल साइन करवाने के लिए बुला दिया था। तो इसलिए ये एक कारण बना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का, वर्साई की संधि। ठीक है, इससे जर्मनी का अपमान भी हुआ था, भाई उन्होंने पूछा ही नहीं और ऐसे ही शर्तें वगैरह बना दी। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, अच्छी रहेगी आपके लिए। फिर चलिए आगे चलते हैं स्किप करते हुए इसको। अब आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध अपना खत्म हो गया, सारे के सारे कारण परिणाम देख लिए। अब द्वितीय विश्व युद्ध का ओवरव्यू देख लेते हैं कि उसका क्या गुण था, मेप था, कारण वगैरह देख लेते हैं। वर्साई की संधि, अभी मैंने बताया ना, वर्साई की संधि जर्मनी के लिए अपमानजनक थी, क्योंकि उसको तो बुलाया नहीं। वो हालांकि हार तो गई थी जर्मनी, उसमें कौन आ रहे थे, वो जर्मनी वाले धुरी राष्ट्र उसमें आ रहे थे। ठीक है, ये मैंने आपको बताना भूल गया था। तो जर्मनी को जो संधियाँ थोप दी गई, आर्थिक मंदी आई, शस्त्रों की ओर बढ़ने लगी, तत्कालीन कारण भी और सारे बहुत ज़्यादा हुए। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के जो कारण थे। अब परिणाम और प्रभाव हम आगे देखेंगे। और उसके बाद यूएनओ का जो है गठन हुआ था। तो यूएनओ हमारे हिस्ट्री में नहीं है, ये पॉलिटी के अंदर है, तो ये पॉलिटी के अंदर आया था अभी इस एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, वो हम इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर फिर से वही
जो है दूरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान। उससे पहले ये जापान किस में थे आपको पता है, मित्र राष्ट्रों में थे इटली वगैरह। तो इसमें जर्मनी के साथ इसने इटली और जापान भी इसके साथ शामिल हो गए। जर्मनी में कौन था, हिटलर था नाजी पार्टी का, फिर मुसोलिनी इटली से और हिरोहितो ये जापान से, ठीक है। अब मित्र राष्ट्रों में देखिए इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, यूएसए और इनके उपनिवेशिक चीन वगैरह, ठीक है, ये सभी मित्र राष्ट्रों के अंदर थे। अब अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर जो रूस और अमेरिका वो एक साथ लड़ रहे हैं, मगर इसी के बाद शीत युद्ध का प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। वो दूसरी टॉपिक है, हम बाद में देखेंगे। फिलहाल चलिए द्वितीय विश्व युद्ध कोई आकस्मिक युद्ध नहीं था, बल्कि पृष्ठभूमि भूमि तो वर्साई की संधि द्वारा निर्मित कर दी गई थी। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी हार गई थी और बेचारों को ऐसे ज़बरदस्ती संधि थोप दी गई थी, उनको केवल साइन करने के लिए बुला दिया गया था। तो ये कारण था, मतलब तभी से विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देखिए ये अपमानजनक संधि, जर्मनी अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। पोलिस गलियारा जर्मन राष्ट्रीय गर्दे में कटार की भांति था, तनाव का उद्योग होने लगा। जर्मनी में हिटलर हुआ, इटली में मुसोलिनी, जापान में हिरोहितो। तो ये क्या था, ये तानाशाह थे, मतलब ये तानाशाह तो आप समझ सकते हैं जैसे अभी किंग जोंग उन है उस प्रकार। फिर आर्थिक मंदी भी विश्व युद्ध के बाद आ गई। ब्रिटेन को तुष्टिकरण की नीति, ब्रिटेन जो यूरोप में शक्ति संतुलन चाहता था तो बाकी देश इससे सहमत नहीं थे। राष्ट्रसंघ की विफलता, राष्ट्रसंघ कौन था, यूएनओ, जो प्रथम युद्ध के बाद यूएनओ का गठन हो चुका था, मगर उसने कोई ज़्यादा खास प्रभाव उसका पड़ा नहीं, क्योंकि अमेरिका में था तो अमेरिका अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर लेता था। उसके बाद शस्त्रों की होड़ बढ़ने लगी, वायुसेना का विकास हुआ, उसके बाद अणु बम वगैरह से बढ़ने लगे थे। तत्कालीन कारण देखिए जापान द्वारा मंचूरिया पर अधिकार, इटली पर, ये सारे मतलब एक दूसरे पर अधिकार कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गया था। अब इसके प्रभाव देखिए, जान माल की हानि हुई, यूरोप का प्रभुत्व समाप्त हो गया। यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये हार गया था तो लगभग ख़त्म ही हो गया था इसको, मतलब बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई, पैसों की भी हानि हुई। औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत हो गया, जैसे भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही मतलब आज़ाद हुआ था, तो उपनिवेश खत्म हो गया। युद्ध की रीति नीति में परिवर्तन हुआ, शक्ति संतुलन के पर आतंक का संतुलन हो गया। शीत युद्ध का आरंभ हुआ, मैंने बताया ना आपको, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो भारत ने चलाया था, नाम ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी के बाद मतलब महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उससे पहले तो ये था नहीं, तभी तो विश्व युद्ध हुआ था। तो ये सारे के सारे परिणाम थे। चलिए अभी इतना ही है, टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। 100 पेज मैंने कंप्लीट कर दिया आपके लिए। तो 100 पेज 21 रुपये में आपको मिल रहा है दोस्तों, ज़रूर परचेज कीजिएगा और इसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर या तो वीडियो देखिए या फिर आपको क्या करना है, इसको पढ़ के जानना है। पढ़ेंगे तो आपका अच्छा रहेगा, सीरीज मत पढ़िएगा, या पढ़िएगा तो भी इस वीडियो को देखने के बाद ही पढ़िएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखा होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।